हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको टॉयलेट जाने से रोका गया था और उनको धमकाया गया था। उसके बाद एफआईआर करवाने के लिए आप तमाम लोग गए थे, क्या कुछ अपडेट रहा उसका, उसको साझा करें। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि संवैधानिक रास्ते पे चलते हुए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बड़ी विजय या फतेह हासिल की है कि डॉक्टर ऋतु, जिसके साथ पहले ही इतना बड़ा अन्याय हो चुका है कि उनकी जो प्रिंसिपल हैं चार्जशीटेड हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर इनको निकालने के लिए इनकी नौकरी से, उस क्रिमिनल प्रिंसिपल को बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का सारा इकोसिस्टम लगा हुआ। बावजूद इसके वाइस चांसलर साहब लगे हुए थे, प्रॉक्टर साहब लगे हुई थी, रजिस्ट्रार साहब तो खुद उसमें मुलजिम ही है ऋतु की पहली एफआईआर। उसके बाद भी जब उनको शांति नहीं हुई, डॉक्टर ऋतु पे प्रेशर बना बना के इसको आत्महत्या कर लेने के लिए मजबूर करने के लिए जब सारी साजिशें नाकाम हो गई और ये फिर भी डॉक्टर ऋतु अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ये पंजाब की प्रभारी भी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बड़ी मजबूत फॉलोअर भी हैं। तो इन्होंने ये जो एजिटेशन यहाँ लीड किया, इससे बौखला के मनुवादी ताकतों ने, आरएसएस और बीजेपी की वाइस चांसलर और प्रॉक्टर ने इनके ऊपर ऐसे हालात पैदा किए। पहले तो यहाँ इनका बाथरूम का जो यहाँ बाथरूम था उसको बंद कराया, उसके बाद जब ये मजबूरी में वहाँ जाने लगी तो इनको बाथरूम जाने से रोका, जो कि SC/ST एक्ट में एक अपराध है, और इनके ऊपर हमला किया, जान से मारने की तक कोशिश की इनको, और ऐसी परिस्थिति पैदा की कि किसी प्रकार से डर जाएं और ये अपना आंदोलन छोड़ दें। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब लोगों की, डॉक्टर ऋतु के की जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के खिलाफ, भदलिया साहब ने, यहाँ हमारे बाकी सभी साथियों ने मिलके, बेनीवाल साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एडवोकेट बेनीवाल साहब, भानु प्रताप सिंह जी, VC कपिल साहब और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली के कन्वीनर राजेश कुमार जी, हरियाणा के कन्वीनर विकास कांगड़ा जी, हम सब ने मिलके और यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों की ताकत से और पूरे देश में जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर ऋतु के साथ जो लोग संघर्ष में जुड़े हुए हैं, उन सबको संवैधानिक सफलता प्राप्त हुई और वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बारे में आपको बदलिया साहब। जय भीम। जैसा कि प्राचा साहब ने बताया था कि ये एफआईआर जो कंप्लेंट थी ऋतु के साथ में, जो इन्होंने कोशिश की थी को डराने धमकाने की, इसका लड़की का पीछा भी किया था, इसको चूड़े चमार भी बोला था, जो भी इसके खिलाफ था कि तुम क्या कर लोगे, यहाँ मत उठ जाओ, यहाँ धरना मत करो। तो इसकी दरखास्त 12 तारीख को दी गई थी, लेकिन पुलिस वाले इस बात को लेकर कह रहे थे, बोला हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि कानून में ये प्रावधान है कि अगर आपको कोई दरखास्त SC/ST एक्ट में मिलती है तो आप तुरंत FIR करोगे, क्योंकि 18A में ये लिखा हुआ है कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आप तुरंत FIR दर्ज करोगे। उसके बावजूद भी वो उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे कर रहे थे, ठीक है हम देख रहे हो। 13 तारीख को हमारी वकीलों की टीम गई, हमने सचिव साहब को बताया भी था, कोई हम आपको कानून के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, वैसे आप वाकिफ हैं, लेकिन एज पर द लॉ आपको FIR दर्ज कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने उस दिन भी हमें टरका दिया, बोला नहीं FIR जो है हम प्रोसेस में करेंगे, हम 13 तारीख कुछ नहीं किया। उसके बाद जब हम वहां से वापस आ गए तो 13 तारीख को जब डॉक्टर ऋतु सिंह और जो इनकी महिला साथी थी उनके साथ जो बाथरूम में जा रही थी, तब वो दरवाजा भी उन्होंने बंद कर दिया, बोला हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो हमारे वहां जाने के बाद में भी उनको ये बिल्कुल ये नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो इतने बेशरम हो गए थे, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम जो है अपनी मेंटेलिटी को नहीं बदलेंगे। ये 13 तारीख को रात को डॉक्टर ऋतु सिंह लाइव आई, मैंने रात को लेट देखा था, अदरवाइज मैं वापस भी आ जाता, तब भी उन्होंने किया। फिर 14 तारीख को हम वहां नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे को दिक्कत आ रही थी कुछ। 15 तारीख को हमने क्या किया, 15 तारीख को फिर हम दोबारा से दरखास्त लेके गए, कोई SHO साहब के खिलाफ FIR होनी चाहिए उसी थाने में, उसी SHO के खिलाफ।
क्योंकि उससे 12 तारीख वाली एफआईआर जो इमीडिएट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी उसको उन्होंने नहीं किया था। अब वहाँ क्या हुआ कि थाने में जाकर वो डीओ साहब थे, दलीप सिंह थे एसआई, उन्होंने कहा बोला जी मेरे अफसर के खिलाफ आप लेकर आओ और मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। हमने कहा बोला भाई हम आपकी नौकरी खतरे में डाल रहे, हम आपको दरखास्त देना, आप इसको रिसीव कर लो। डीओ की ड्यूटी रहती है कि भाई रिसीव करे, लेकिन वो आनाकानी करता है। सब मैं अपने साहब से पूछ रहा हूँ, सीनियर से पूछ रहा हूँ। हमने फिर बाद में क्या किया, इस डॉक्टर रितु ने 112 नंबर पे कॉल की। 112 नंबर पे इन्हें बताया कि मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ और ये मेरी कार्रवाई दरखास्त को नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में उनकी एक एडीओ मैडम आ जाती है। एडीओ मैडम इनको बड़े प्यार से समझते हैं, बेटा तुम्हें चिंता की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में। अगर तुम वास्तव में बेटी मानते, अगर तुम्हारी बेटी के साथ में ये हादसा होता तो तुम क्या 4 दिन तक वेट करती? वो इनको पहला फुसला रही थी। मैं था, प्राचा साहब थे और एडवोकेट भानु प्रताप थे, हम इनके साथ में थे। बाकी हमारी टीम और भी थी, वकील हम तीन ही थे केवल। बेनीवाल जी भी थे। उसके बाद में क्या हुआ कि एटीओ आ गई। एटीओ ने फिर जो है कहा बेटा आप है ना 1.5 घंटा और वेट करो। हम वहाँ 1-1.5 घंटा पहले से वेट कर रहे थे। बोला आप 1-1.5 घंटा होता ना, हमारे सीनियर अफसर आ रहे हैं। तब मैंने टेक ओवर किया था कि 1.5 घंटे का मतलब क्या था। एक लड़की जो परेशान है पिछले 4-5 सालों से, 20 दिन से धरने पे बैठी है, उसका तुम पीछा करा रहे हो, वो दरखास्त दे रही है, तुम्हें उसके एफआईआर दर्ज नहीं करो। तो वो एटीओ मैडम वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, बोला कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी वीडियो बनाए, मैं न्याय के लिए आया हूँ। और हम तीनों इनके चारों वकील इनके काउंसिल हैं, इनके लीगल एडवाइजर हैं, हमारी ड्यूटी बनती है ये बात। उसके बाद में एसएचओ साहब आ जाते हैं। एसएचओ साहब ने कहा बोला आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, प्राचा साहब तैयार नहीं थे, भैया आपने जब 3-4 दिन लगा दिए, आप एफआईआर नहीं करोगे, आज भी हमें मीठी गोली दे रहे हो। बोला नहीं, हम आप नेक्स्ट एफआईआर जो होगी इस थाने से वो आपकी होगी। और उन्होंने कंप्यूटर रूम से अपने कांस्टेबल को बुलाया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोला भाई नेक्स्ट एफआईआर का नंबर क्या है। उन्होंने 168 नंबर बताए थे, 167 तक हो चुके, 168वां नंबर नेक्स्ट एफआईआर को होगा। एसएचओ साहब ने कहा आप मुझे एक मौका दे दो, मेरे खिलाफ ये दरखास्त है, आप इसको थोड़ा पेंडिंग रख लो, अभी मत दो, और आज आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है। और उसी दिन मैं अब आपको कॉपी दे रहा हूँ इसकी एफआईआर की। ये एफआईआर उसी दिन रात को 12 तारीख को कंप्लेंट दे रखे, इसमें लिखा हुआ है 12 को कंप्लेंट थी। और जब हम अगर हम एसएचओ के खिलाफ एफआईआर के लिए जाते तो शायद ये एफआईआर और अभी तक नहीं होती, क्योंकि एसएचओ के ऊपर खुद बात आ रही थी। इसलिए ये एफआईआर 15 तारीख को रात को 11:24 पे हो रही है। ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दे रहे हैं। इसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें भी उन्होंने जो डॉक्टर रितु के कंप्लेंट में जो एलिगेशन थे, जो इल्जाम थे, उनके मुताबिक सारी धाराएं नहीं लगाई हैं। वो हमारा अगला कदम है कि एसएचओ के खिलाफ हम फिर से मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसने जो जानबूझकर धारा नहीं लगाई है, ताकि हमारा केस वीक हो और जो इस लड़की को न्याय ना मिले। हमारी 112 नंबर की कॉल इस डॉक्टर रितु ने की थी, तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इस बीच फिर डॉक्टर रितु ने डीसीपी साहब को फोन मिलाया, क्योंकि उन्होंने इनका बाय नेम सेव कर रखा था, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर रितु सिंह ने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उस मैसेज का मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आगे तो उस टाइम नहीं दिया था। तो जो ये डिले रिस्पॉन्स, देर से रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें भी उन्होंने एफआईआर के बाद में दिया होगा, मेरे जितना मैं जानता हूँ। अदरवाइज तो तुरंत देना चाहिए था। उसमें भी डीसीपी के खिलाफ भी सेक्शन 4 SC ST एक्ट का मुकदमा बनता है कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। इसके साथ सभी को जय भीम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो एक हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं देश के नागरिकों के सामने, कि अदालत में जब जाना पड़ता है जब सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अगर देश के मालिक, देश की जनता अगर अधिकारियों से जाके अपना संवैधानिक अधिकार, कानूनी उनकी ड्यूटी याद दिलाएंगे, तो अदालत में जाने से पहले भी न्याय मिल सकता है। ये एफआईआर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अदालतों के ऊपर जो काम का बोझ बढ़ रहा है वो भी कम होगा, और देश के नागरिकों को अपना कानूनी अधिकार लेने का जो हक है अपने नौकरों से, यानी कि जो सरकारी अधिकार हैं, उन अधिकारी हैं उनसे, वो भी एक रास्ता अब खुलेगा। ये हमारे मिशन का एक बहुत बड़ा, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, एक हमारी कोशिश है कि आम नागरिक अपने अधिकार अपने नौकर यानी कि सरकारी अधिकारियों से ही प्राप्त कर सकें। अदालत जाने की जरूरत उन्हें कम से कम है। देखिए, कानून से कोई भी बड़ा नहीं है, कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। इसमें एफआईआर हो चुकी है और सारी बातें आपको हमारे सीनियरों ने बता दी हैं।
अब बक्सा किसी को नहीं जाएगा, एसएचओ हो, एसीपी हो, डीसीपी हो। पहले भी इसमें रजिस्ट्रार और डीयू का और प्रिंसिपल और एसीपी डीसी पहले भी इन्वॉल्व है इसमें, उनके खिलाफ भी एफआईआर है, चार्जशीटेड में। तो बक्सा नहीं जाएगा किसी के लिए, ठीक है। अब आगे कदम क्या रहेगा सर, क्योंकि जो एफआईआर देखिए, है वो सविता रॉय के खिलाफ है, लेकिन नहीं गिरफ्तारी अभी देखिए, अभी वो एक कार्रवाई अदालत में चल रही है। अदालत में सबको पता है टाइम लगता है। अदालत में हमने एक दरखास्त लगा रखी है कि अदालत की प्रोसीडिंग्स भी वीडियो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, और ताकि न्याय जो कानून का प्रावधान है उसका पालन होके हो। तो उसके लिए अभी डेट लगी हुई है। इसी बात का फायदा अधिकारी और आरएसएस और बीजेपी के या मनुवादी मानसिकता के लोग उठाते हैं। तो हमने इसमें जो धाराएं नहीं लगाई हैं उसके लिए भी हम डीसीपी साहब के पास जाएंगे। अभी एक दिन पीसफुल प्रोटेस्ट करके या उनसे मिलने जाएंगे और वो धाराएं भी लगवाएंगे अदालत, ताकि हमें कम से कम जाना पड़े। हम भी अदालतों के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहते। दूसरी बात यह है, आज डॉक्टर रितु की तबीयत भी खराब है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये डटी हुई हैं यहाँ पर। अभी इनसे मेरे ख्याल से बोला भी नहीं जाएगा, तो इसलिए आपसे संबोधन भी नहीं कर पाएंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन को मजबूत करें। डॉक्टर रितु की लड़ाई जो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, सबको न्याय दिलाने के लिए। उसमें सब लोग मिलकर इस आंदोलन में साथ दें। हम सब लोगों के हाथ मजबूत करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं एक